कल हम लोग गुलाम खिलजी वंश देख रहे थे, ठीक है। खिलजी वंश में फिरोज शाह खिलजी के बारे में हम लोग देख चुके थे। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? फिरोज शाह खिलजी था, ठीक है। ये 1290 से 1320 तक इसका शासनकाल चला था, ठीक है। इसमें दो ही मुख्य सुल्तान हुए, एक फिरोज शाह खिलजी और दूसरा अलाउद्दीन खिलजी जो उसका भतीजा था। फिरोज शाह खिलजी के बारे में उतना नहीं पढ़ना किसके बारे में? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग पढ़े थे कि अपना चाचा को मार के ये शासक बनता है, और शासक बनने के बाद ये तुरंत क्या करेगा? गुजरात अभियान करेगा, ठीक है। गुजरात पे चढ़ाई करेगा, और गुजरात अभियान के समय हम लोग देखे थे कि वो एक अपना 1000 दिनारी दास को खरीदता है, जिसका नाम क्या होता है? मलिक काफूर। और मलिक काफूर को क्या कर देता है? सेनापति नियुक्त कर देता है, मुख्य सेनापति, ठीक है। ये एक दास था, गुलाम था, इसको मुख्य सेनापति नियुक्त कर देगा, ठीक है। और इसके बाद जो भी आक्रमण करेगा वो, ठीक है, उस आक्रमण में मलिक काफूर को ही मुख्य सेनापति बना के भेजेगा, ठीक है। और बहुत ही क्रूर शासक था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी बहुत क्रूर शासक था। कुछ अच्छे काम भी इसने किया है, ठीक है। तो गुजरात जो आक्रमण किया, तो गुजरात आक्रमण के समय किसको भेजा था? मलिक काफूर को भेजा था। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये चित्तौड़ का आक्रमण इम्पोर्टेंट है। चित्तौड़ का आक्रमण क्या है? इम्पोर्टेंट है। चित्तौड़ पर जब आक्रमण किया तो उस समय राणा रतन सिंह वहाँ के राजा थे, राणा रतन सिंह थे, ठीक है। चित्तौड़ की जो रानी थी पद्मावती, ठीक है। चित्तौड़ की रानी थी कौन थी? पद्मावती थी। तो ऐसा कहा जाता है कि जो वहाँ का पंडित था, उसको राणा रतन सिंह बहुत बेइज्जत करता है, वो आके इसको बताता है, किसको? अलाउद्दीन खिलजी को बताता है। देखना फ्रेश वीडियो आना चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी को बताता है कि रानी बहुत सुंदर है, आप वहाँ पे आक्रमण कीजिए। और इसको पहले से द्वितीय सिकंदर यानी सिकंदर सानी बनने का इसको शौक था, विश्व विजय करने का इसको शौक था। तो ये आक्रमण करता है, और जब आक्रमण करता है तो क्या करता है कि चित्तौड़ का ये किला है, मान लीजिए चित्तौड़ का किला है, तो चित्तौड़ के किले को चारों तरफ से घेर लेता है अपने सैनिक से। कुछ मारता पीटता कुछ नहीं, बस चित्तौड़ के किले को क्या करता है? घेर लेता है। कोई अंदर से कोई बाहर नहीं जा सकता है। तो जितना दिन का राशन पानी था किला में, उतना दिन का राशन पानी क्या होता है? खत्म हो जाता है। उसके बाद ये चढ़ाई करता है, सैनिक बिना खाए पिए भूखे रहते हैं। उसके बाद ये अपना सेना लेके चढ़ता है तो उसमें रानी पद्मावती अपने आप को आग के हवाले कर लेती है, ठीक है। और वहाँ का राजा कौन थे? राणा रतन सिंह। इसको VVI कर लेना है, राणा रतन सिंह को। चित्तौड़ पर जब अलाउद्दीन खिलजी का जब आक्रमण होता है तो वहाँ का राजा कौन थे? राणा रतन सिंह। और इस कहानी का जिक्र हमको मिलता है पद्मावत नामक एक बुक है, मलिक मोहम्मद जायसी की। ये VVI है कि पद्मावत किसकी किताब है? मलिक मोहम्मद जायसी की किताब है पद्मावत, ठीक है। तो पद्मावत नामक किताब से इसकी जानकारी मिलती है, ठीक है। और ये किसकी किताब है? मलिक मोहम्मद जायसी की किताब है। ये किस काल में लिखी गई थी? ये शेर शाह सूरी के काल में लिखी गई थी ये किताब। ये किताब किस काल में लिखी गई थी? शेर शाह सूरी, जो बिहार के सासाराम का एक प्रतापी शासक था, बिहार का एकमात्र शासक जो दिल्ली के गद्दी पर बैठा था। शेर शाह सूरी सूरवंश का स्थापना करता है, और वो अफगान का था, ठीक है। तो चित्तौड़ के किले पर जब आक्रमण करता है तो राणा रतन सिंह वहाँ के राजा रहते हैं, वहाँ को किले को जीतता है, और ये पहला शासक बन जाता है जो दक्षिण भारत पर आक्रमण करता है। उस दिन बताए थे कल के वीडियो में कि दक्षिण भारत कौन सा है। दक्षिण भारत पर जैसे कि जब भारत का जब मानचित्र बनाएंगे, ठीक है, तो ये दक्षिण भारत हो गया। बीच में एक पर्वत पड़ती है, इस पर्वत का नाम है विंध्याचल पर्वत। बीच में उत्तर और दक्षिण भारत में बाउंड्री कौन सा पर्वत बनाता है? विंध्याचल पर्वत। इस सबको जितना भी शब्द बोलते हैं उस सबको VVI बोलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ दिया विंध्याचल पर्वत एक बार बता दिया, उस पर ध्यान नहीं दोगी तो फिर क्वेश्चन पूछ दिया उत्तर और दक्षिण भारत के बीच में ये कौन बनाता है, तो फिर सोचते रहे। जितना भी शब्द बोल रहे हो सबको कॉपी में लिख लेना है। विंध्याचल पर्वत उत्तर और दक्षिण के बीच क्या करेगा? सीमा बनाता है। तो विंध्याचल अब पूछ दिया, सिर्फ दक्षिण भारत नहीं पूछ दिया, सिर्फ पूछ दिया विंध्याचल पर्वत को पार करके किसने आक्रमण किया था। तो ये दिमाग का लोचा हो जाएगा फिर। तो जितना बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनना है।
विंध्याचल पर्वत को पार करके दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला शासक बनता है अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण भारत पर कहाँ आक्रमण किया था? देवगिरी पर आक्रमण किया था। देवगिरी पर दक्षिण में कहाँ आक्रमण किया था? देवगिरी। देवगिरी पर आक्रमण किया। उस समय भी वहाँ का शासक सेनापति कौन था? मलिक काफूर था। सेनापति कौन था इसका? मलिक काफूर था। और ये देवगिरी पर क्या करता है? आक्रमण करता है। और देवगिरी का शासक डर के कारण उसको जो कोहिनूर जो हीरा होता है वो कोहिनूर हीरा इसको मलिक काफूर को दे देता है और मलिक काफूर कोहिनूर हीरा फिर अलाउद्दीन खिलजी को दे देता है। ठीक है। इसने क्या किया कि दिल्ली सल्तनत में सबसे विशाल सेना इसी के पास था। जितने भी दिल्ली सल्तनत में जो भी शासक हुए तो सबसे विशाल सेना अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था। ठीक है। सबसे बड़ी सेना इसी के पास थी। ठीक है। इसने सेना को नगद वेतन देना स्टार्ट किया और अस्थाई रखा। पहले क्या होता था कि सेना जो होता था, जो राज्य के लोग होते थे, जब भी कहीं युद्ध करना हो तो सेना अपने घर सोया रहता था। जब युद्ध करना हो तो उसको बताया जाता कि युद्ध करना है, फिर सेना उठ के आते थे और युद्ध करने जाते थे। फिर की बंद करनी, वीडियो फ्रेश आ रहा है। तो ये क्या किया कि वैसा नहीं किया। जैसे आज परमानेंट जॉब होती है लोगों की कि अब सरकार का अधीन है, सरकार जो कहेगी वही आपको करना है, पर डे आपको ड्यूटी करना है। तो उसी तरह ये अस्थाई सेना रखा। आपको लड़ाई करने जाना है नहीं जाना है, युद्ध करने जाना है नहीं जाना, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको रोज ड्यूटी करना है। ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि नगद वेतन, दिल्ली सल्तनत में पहली बार नगद वेतन देने वाला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। पहली बार अस्थाई सेना रखने वाला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। इसने नगद वेतन देना स्टार्ट किया। नगद वेतन क्या होता है? जैसे कि पहले सेना एक दिन युद्ध लड़ा तो उसको सिर्फ एक दिन का वेतन दिया जाता था। अब ये महीना पे रख दिया कि आपको पूरा मंथ का वेतन मिलेगा, पूरा मंथ काम करना है, जब लड़ाई होगा जो भी होगा आपको उसमें भाग लेना है। ठीक है। तो नगद वेतन देने वाला शासक और अस्थाई सेना रखने वाला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। अब ये जब युद्ध होता था तो इसमें बहुत बड़ा इसको दिक्कत आती थी। इसका घोड़ा कौन है, इसका सैनिक कौन है। अब हर किसी का सैनिक, पहले क्या था कि सैनिक का पहले कोई ड्रेस नहीं था, जिसको जो मन करे वो कपड़ा पहन के निकल जाता था युद्ध करने। इसको बड़ी तकलीफ होती थी कि हम किसको मार रहे हैं, हमारा सैनिक किसको मार रहा है। इस युद्ध में हो सकता है मेरा सैनिक भी मर रहा हो। ठीक है। अपना सैनिक ही अपने सैनिक को मार रहा हो। ठीक है। तो इसके लिए ये घोड़ा दागने और हुलिया प्रथा प्रारंभ किया। घोड़ा दागने का मतलब क्या होता है, कौन सा घोड़ा किसका है। तो ये जिस प्रकार स्टाम्प इसको कहते हैं, तो स्टाम्प क्या होता था कि आग पे उसको सुलगा के, ठीक है, और वैसी घोड़ा के कहीं एक जगह उसको स्टाम्प लगाया जाता था। इसे मालूम क्या चाहता था कि घोड़ा अपना है, अपने राज्य का घोड़ा है। ठीक है। और हुलिया प्रथा दिया। हुलिया प्रथा मतलब सैनिकों को एक पोशाक दिया। ध्यान से सुनना है, सैनिकों को क्या दिया? पोशाक देता है। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ दिया कि हुलिया प्रथा किसने स्टार्ट किया? अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद घोड़ा दागने की प्रथा किसने स्टार्ट किया? अलाउद्दीन खिलजी। इसने दो नए कर लगाए। कर मतलब टैक्स लगाए। एक चराई कर, एक घरी कर लगाया। चराई कर मतलब पशु अगर राज्य की किसी भी जो राजा था, पूरे राज्य का मालिक होता था, तो राज्य की जितनी जमीन होती थी सब राजा का अधिकार में होती थी। तो राज्य की जो भी जमीन है सरकारी, जो राज्य की जमीन है, उस पर अगर कोई पशु चर रहा है तो आपको चराई कर देना पड़ेगा। ठीक है। चराई मतलब पशु के चरने। आप घर में रह रहे हैं तो उसका भी टैक्स देना पड़ेगा। राजा कोई घर बनवाया है, उस घर में अपने सैनिक को रख रहा है तो उसका भी टैक्स लेता था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पहली बार चराई कर और घरी कर कौन लाया था? अलाउद्दीन खिलजी लाया था। ठीक है। सबसे अधिक बार मंगोल आक्रमण हुआ। वीवीआई क्वेश्चन है, जितना है सब वीवीआई है। सबसे अधिक बार मंगोल आक्रमण किसके काल में हुआ था? अलाउद्दीन। मंगोल कहाँ के निवासी थे? ये चाइना साइड के थे। ठीक है। मंगोल कहाँ के निवासी थे? चाइना साइड के थे। तो सबसे अधिक बार मंगोलों का आक्रमण, ठीक है, इसी के समय हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था। इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली स्टार्ट किया। सबसे वीवीआई क्वेश्चन है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने स्टार्ट किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण प्रणाली क्या होता है? जैसे कि कोई अपने दुकान में बिस्कुट 5 रुपया का बेच रहा है, कोई 7 रुपया का बेच रहा है, कोई 20 रुपया का बेच रहा है, तो ऐसा बोला कि नहीं, हर दुकान पे जो बिस्कुट का दाम है वो सेम होना चाहिए। अगर 5 रुपया बिस्कुट का दाम अगर राजघराने ने तय कर दिया है तो हर जगह वो 5 रुपया ही होना चाहिए। ठीक है। तो इसने बाजार नियंत्रण, मूल नियंत्रण प्रणाली इसने स्टार्ट किया। वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ है।
ठीक है। इसमें क्या होता था कि अगर कोई गलती से मान लीजिए कि 1 kg की जगह कोई 800 ग्राम दे दिया, तो उसको सजा क्या थी, उसको सजा थी कि अगर 200 ग्राम कम है तो उसके शरीर से 200 ग्राम मांस को काट लिया जाता था जो बेचने वाला होता था, ठीक है। एट ए टाइम काटा जाता था। अगर 50 ग्राम कम तोला है तो 50 ग्राम उसके शरीर से मांस को काट लिया जाता था एट ए टाइम। इसके डर के कारण कोई किसी को 1 ग्राम भी कम नहीं देता था, ठीक है। और सब जगह क्या हो गया, रेट बराबर हो गया। तो सब बाजार नियंत्रण प्रणाली इसने स्टार्ट किया, ठीक है। इसने कुछ वास्तुकला का निर्माण भी कराया, अलाई दरवाजा, और से अलाउद्दीन खिलजी, और से अलाई दरवाजा, ठीक है। अलाई दरवाजा का इसने निर्माण कराया। अलाउद्दीन खिलजी किसका निर्माण कराता है, अलाई दरवाजा का निर्माण कराएगा। अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। बहुत बीबीआई क्वेश्चन है, बहुत पूछा है। एक तो पूछता है अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया, अलाउद्दीन खिलजी, और दूसरा पूछता है कि इस्लामिक वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है, अलाई दरवाजा को कहा जाता है, ठीक है। इसने 1000 खंबा महल की स्थापना बनवाया। 1000 मतलब ऐसा एक महल जिसमें 1000 खंबा हो, आज भी वो महल है। 1000 खंबा महल का स्थापना करवाया। इसने 2 टैक्स बहुत अधिक कर दिए। एक भू राजस्व कर दिया, जो आज हम जमीन पे जो भूमि पे जो टैक्स देते हैं उसको 1/2 कर दिया, यानी हाफ कर दिया, ठीक है। यानी आधा जो टैक्स होगा वो राजघराने में जाएगा, ठीक है, और आधा जनता की सेवा में जाएगा, हाफ कर दिया। पहले इतना 1/10 हुआ करता था, इसको इसने कितना कर दिया, 1/2 कर दिया, यानी 1/2 का मतलब होता है 50%। खुम्स जो होता है, खुम्स टैक्स 3/4 कर दिया। खुम्स का मतलब होता है लूटपाट। क्या होता है, लूटपाट। वीडियो फ्रेश आ रहा है ना। अब सैनिक कहीं गया, दूसरे जगह पे आक्रमण किया, वहां से लूट के धन लाया। तो पहले क्या होता था, ये भी 1/10 था। मान लीजिए 10 किलो सोना लाया तो 1 किलो, मान लीजिए कि 10 सैनिक गया तो कोई सैनिक 1 किलो सोना लाया, कोई सैनिक 10 किलो सोना लाया। तो जो सैनिक 10 किलो सोना लूट के लाया उस सैनिक को 1 किलो सोना राजघराने को दे देना था और 9 किलो सोना अपने घर लेके जाना था। जो सैनिक 1 किलो सोना लाया उसको 100 ग्राम सोना राजघराने को दिया जाता था और 900 ग्राम अपने घर लेके जाता था, यानी 1/10 था। 1 भाग राजघराने को दिया जाता था और 9 भाग अपने घर लेके जाता था। लेकिन ये क्या कर दिया, 3/4 कर दिया। यानी अगर 1 kg सोना लाए हैं आप तो 750 ग्राम सोना राजघराने को दीजिएगा। तो फुम्स टैक्स कितना कर दिया, 3/4 कर दिया। तो ये थी अलाउद्दीन खिलजी की कहानी। इससे अधिक अलाउद्दीन खिलजी से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था, अली गुरसब था। कल बता दिए थे अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था, अली गुरसब था। पहली बार दक्षिण पे आक्रमण किया, ठीक है। और ये किस वंश का था, खिलजी वंश। अलाउद्दीन खिलजी किस वंश का था, खिलजी वंश का। खिलजी वंश में यही दो के बारे में हम लोग को पढ़ना था। उसके बाद कौन सा वंश आएगा, तुगलक वंश। उसका कौन सा वंश आएगा, तुगलक वंश। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक था, गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, गयासुद्दीन तुगलक था, ठीक है। तो तुगलक वंश का स्थापना किसने किया, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का एक और नाम था, क्या नाम था, गाजी मलिक। गयासुद्दीन तुगलक का एक और नाम था, उसका नाम क्या था, गाजी मलिक। गयासुद्दीन तुगलक का, तुगलक वंश का संस्थापक, तुगलक वंश संस्थापक कौन था, गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। इसका एक और नाम था, क्या था, गाजी मलिक, ठीक है। तुगलक वंश का स्थापना किया, जाहिर सी बात है कि खिलजी वंश का जो अंतिम शासक होगा उसको मार के ये तुगलक वंश का स्थापना किया होगा। इसने नहरों का निर्माण पहली बार कराया, ठीक है। पूछेगा कि सल्तनत काल में कौन सा शासक नहरों का निर्माण पहली बार कराया, तो गयासुद्दीन तुगलक। नहर का निर्माण क्यों कराया जाता था, सिंचाई के लिए। पहले क्या था कि हैंडपंप नहीं था, आज चापाकल है, हैंडपंप है, वैसा कुछ नहीं था। पहले लोग पानी कैसे पीता था, इनार से पीता था, कुआं से पानी लोग पीता था। पहले कैसे पानी पीता था लोग, कुआं से पानी पीता था लोग, ठीक है। देखना वीडियो फ्रेश आना चाहिए। तो इसने क्या किया, नहरों का, मान लीजिए कि कोई नदी जा रही है,
यहाँ पे नहर निकाल दिया, 1 नहर 2 नहर 3 नहर, यहाँ से 4 नहर 5 नहर। तो इसके बगल वाला जो गांव था अपने खेतों की सिंचाई इसमें से पतला पतला अपने अपने लोग नहर और निकाल लेता था, ठीक है, अपने खेतों तक पहुँचाता था और अपने खेतों की सिंचाई करता था। आज भी हर गाँव में लगभग पुराना पुराना पतला पतला छोटा छोटा नहर है, ठीक है। तो ऐसे नहरों का सिंचाई के प्रति इसकी रुझान बहुत थी कि सिंचाई होगी तभी क्या होगी, कृषि होगी, ठीक है। तो सिंचाई के लिए इसने पहली बार क्या किया, नहरों का निर्माण किया। इसने एक शहर की भी स्थापना की। उस शहर का नाम क्या था, तुगलकाबाद। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, इसका दूसरा नाम क्या था, गाजी मलिक था। इसने नहरों का पहली बार निर्माण कराया और इसने एक शहर की स्थापना की, उसका नाम क्या था, तुगलकाबाद था। शहर का नाम क्या था, तुगलकाबाद था। शहर का नाम क्या था, तुगलकाबाद था, ठीक है। ये बंगाल अभियान के समय गया था। जब बंगाल अभियान इसके शासन काल में एक थे निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया संत थे, दिल्ली में रहा करते थे। निजामुद्दीन औलिया क्या थे, संत थे और ये दिल्ली में रहा करते थे। इसको गयासुद्दीन तुगलक को निजामुद्दीन औलिया से क्या था, बनता नहीं था। तो जब ये बंगाल अभियान में जब ये गया, जब आया तो एक फरमान जारी किया निजामुद्दीन औलिया के लिए कि हमारे दिल्ली पहुंचने से पहले निजामुद्दीन औलिया तुम दिल्ली को छोड़ दो। कौन भेजता है, गयासुद्दीन तुगलक यानी गाजी मलिक फरमान भेजता है किसको, निजामुद्दीन औलिया को। और यही निजामुद्दीन औलिया है जो अपने शासन काल में 7 शासकों का शासन देते थे। कितने शासकों का, 7 शासकों का। बहुत बार क्वेश्चन पूछा कि कौन सा ये जो बाबा थे इनके बारे में पूछता है, जो अपने शासन काल में 7 शासकों का, सूफी संत थे ये, 7 शासकों का शासन देखे थे। कौन थे, निजामुद्दीन औलिया। अपने शासन काल में कितने शासकों का शासन देखे थे, 7 शासकों का। मतलब ये जिंदा थे तब तक दिल्ली में 7 गो शासक अदला बदली हो गया। वीडियो फ्रेश आ रहा है। तो ये कौन थे, निजामुद्दीन औलिया। तो बंगाल विजय अभियान के दौरान गयासुद्दीन तुगलक जाता है, वहाँ से आता है तो एक फरमान जारी करता है कि हमारे लौटने से पहले निजामुद्दीन औलिया तुम दिल्ली क्या करो, खाली कर दो, छोड़ दो। निजामुद्दीन औलिया उस लेटर का जवाब देते हैं, ठीक है, कि हुजूर दिल्ली दूरस्थ। उस लेटर का जवाब क्या देते हैं, हुजूर दिल्ली दूरस्थ। ये पूछता है कि हुजूर दिल्ली दूरस्थ किसने कहा था, निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है कि हुजूर अभी दिल्ली दूर है। अब जब बंगाल में है, दिल्ली अभी क्या है, दूर है। उसके बीच में निजामुद्दीन औलिया अपना दिमाग लगाते हैं और इसका एक बेटा था, क्या नाम था, जूना खां। इसका बेटा का नाम क्या था, किसके बेटा का, जूना खां। इसको उलूग खां भी कहा जाता था, उलूग खां भी कहा जाता था। इसको क्या कहा, उलूग खां भी कहा जाता था। इससे मिलता है और इसको झूठ सच बताता है कि तुम्हारे बाप तुमको राजगद्दी नहीं देंगे, तुम्हारे चचेरे भाई को तुम्हारे बाप राजगद्दी देने वाले हैं। तो ऐसा तुम करो कि अपने बाप को ही मार दो, तुम अपने आप राजगद्दी प्राप्त कर लो। लेकिन ऐसा नहीं था, गयासुद्दीन तुगलक अपने बेटा जूना खां को ही राजगद्दी देने वाला था। जूना खां, उलूग खां, यही बाद में क्या बना, MBT बना। MBT मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया, मोहम्मद बिन तुगलक यानी जूना खां यानी उलूग खां। कुछ भी पूछ सकता है, इसे पूछ सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का नाम क्या था, जूना खां। ऑप्शन में उलूग खां भी हो सकता है तो उलूग खां मारना, ठीक है। इसको सिखाता है, ये बोलता है ठीक है, ऐसा करते हैं कि जब बंगाल अभियान से आते हैं तो उनकी क्या की जाएगी, उनको मार दिया जाए। मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा प्लान बनाता है, इसमें लकड़ी का महल बनाता है, लकड़ी का महल बनाता है। इसके जब पिता गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल अभियान से जब आते हैं तो उस लकड़ी के महल में एक कार्यक्रम रखा जाता है, उत्सव वाला कार्यक्रम। उसके पिता लकड़ी के महल में बैठ के और उत्सव वाला कार्यक्रम देखते रहते हैं। तब तक गयासुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक हाथी वाले को आदेश देता है कि हाथी से लकड़ी के महल को खींचो। अब जैसी एक पिलर लकड़ी के महल को खींचा जाता है, पूरा का पूरा लकड़ी का महल गिर जाता है और उसके पिता
गियासुद्दीन तुगलक यानी गाजी मलिक की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जूना खां यानी उलुग खां और ये मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का सुल्तान बनता है। ठीक है, ये सबसे पढ़ा लिखा सल्तनत काल में सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। सल्तनत काल में सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक था। ये बहुत पढ़ा लिखा सुल्तान था। इसको पागल सुल्तान भी कहा गया है, इसको रक्त पिपासु भी कहा गया है। क्यों कहा गया, इसके बारे में थोड़ा सा कहानी देखते हैं। ठीक है, ये जब सुल्तान बनता है तो इसको भी चाह थी बड़ा बड़ा काम करने के लिए, पढ़ा लिखा था। तो सोचता है कि अभी तक दक्षिण भारत में कोई आक्रमण नहीं हुआ है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जब आक्रमण किया था तो वहाँ से सोना चांदी लूट के ही नहीं लाया था। इसको तो वहाँ का राजा गिफ्ट कर दिया था कोहिनूर हीरा, और हीरा लेके चुपचाप ही चल आया था। ये सोचता है क्या कि दक्षिण भारत का क्या होगा, अभी तक सोना चांदी वैसा ही होगा। सबसे पहला ये काम क्या करता है, दक्षिण भारत पर क्या करेगा, आक्रमण करेगा। दक्षिण भारत में कहाँ पे, देवगिरी का आक्रमण करेगा। कहाँ आक्रमण करेगा, देवगिरी पे, जहाँ अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। कहाँ आक्रमण करेगा, देवगिरी। देवगिरी पे आक्रमण करने के लिए कहेगा पहले क्या कि पहले हम देवगिरी को, पहले राजधानी कहाँ हुआ करती थी इसकी, राजधानी दिल्ली हुआ करती थी। ये बोलेगा नहीं अब हम लोग राजधानी कहाँ बनाएंगे, देवगिरी बनाएंगे। राजधानी कहाँ बनाएंगे, देवगिरी। अब देवगिरी राजधानी बनाने के लिए अपने यहाँ के लोगों को भी लेके जाना चाहा। ठीक है, पूरे दिल्ली के लोगों को इसने बोला कि अब यहाँ दिल्ली खाली करो और कहाँ चलो, देवगिरी चलो। अब देवगिरी, दिल्ली से फिर आपको जाना है, दिल्ली नॉर्थ इंडिया हो गया और देवगिरी साउथ इंडिया हो गया। मतलब उत्तरी भारत दिल्ली हो गया और दक्षिणी भारत देवगिरी हो गया। लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी। ये पूरे दिल्ली के लोगों को बोला, दिल्ली की लगभग आबादी थी उस समय 7 लाख के करीब। बोला कि 7 के 7 लाख लोगों को कहाँ चलना है, देवगिरी चलना है। अब 7 के 7 लाख अपना सामान लोग अपना बांधने लगे। अब उसमें कुछ बूढ़े भी थे, कुछ बच्चे भी थे। ठीक है, अब ये तो अपना घोड़ा गाड़ी में बैठ के ही जा सकते, राजा जहाँ चल जाएगा, लोग कैसे जाएंगे। लोग के लिए भी इसने व्यवस्था किया, घोड़ा गाड़ी किया। ठीक है, सबको घोड़ा गाड़ी से कहाँ भेजने लगा, देवगिरी भेजने लगा। अब घोड़ा गाड़ी जब आपको 2000 किलोमीटर जाना है, घोड़ा गाड़ी काठ का, लकड़ी का, बीच में चक्का टूट गया। अब कुछ बूढ़े हैं, घोड़ा गाड़ी में तो कोई सस्पेंशन है नहीं, उनको उबड़ खाबड़ में दिक्कत नहीं होगा। कुछ लोग रास्ते में लटक गए, कुछ लोग रास्ते में क्या किए, भूखे प्यासे मर गए। 2000 किलोमीटर घोड़ा गाड़ी से चलना है, लगभग महीनों का ये सफ़र है। कुछ लोग रास्ते में क्या किए, लटक गए, मर गए। अब जो कुछ लोग बीमार थे, जो खटिया पे अपना सोए रहते थे, वो बोले कि हम घोड़ा गाड़ी पर कैसे जाएंगे। ये बोला है मेरे पास रास्ता घोड़ा गाड़ी पर जाने के लिए। ये क्या किया, ये घोड़ा गाड़ी के पीछे ही क्या कर दिया, खटिया को रस्सी से बांध दिया। घोड़ा गाड़ी के पीछे क्या किया, आदमी को सुला दिया खटिया पे, आदमी को सुला के रस्सी से बांध दिया। बोला चलो तुम खटिया पे लेके चलते हैं। मालूम चला कि 5 किलोमीटर जाने के बाद खटिया का फौगा खत्म, आदमी बीच रास्ता में रह गया। अब कुछ लोग बोल रहा है कि ना हम इससे नहीं जाएंगे, तो उसके लिए भी व्यवस्था किया। पहले किला को तोड़ने के लिए ऐसे गुरुदेल टाइप का होता था। ठीक है, इसमें रस्सी होता था गुरुदेल टाइप का, इसमें आदमी बहुत बड़ा बड़ा पत्थर टांग के और किला पे से खींच के इसको मारा जाता था। बोला ये भी उपाय है मेरे पास, जो आदमी साफ नहीं चल सकता है, उसको कहा कि यहाँ पे मच्छरदानी टाइप का जाल टाइप का लगा दिया, इसमें आदमी को फंसा दिया, फंसा के यहीं से मार देता था। ऐसे ऐसे दूर दूर पर लगाया था, फिर यहाँ से मारता था यहाँ, अब बीच में पेड़ उड़ आ गया, आदमी बीच में लटक के मर गया। इस तरह का ही काम किया। ठीक है, देवगिरी जाते जाते वहाँ पर लोगों की आबादी कितनी हो गई, 3 लाख हो गई, यानी 4 लाख लोग को ही रास्ते में मार दिया। अब वहाँ पे जब गया था 3 लाख लोगों के साथ, अब लोग जो पहुँचा वो क्या किया, वहाँ पे जंगल वाला इलाका था, जंगल को क्या किया लोगों ने, साफ सुथरा किया, अपना अपना घर द्वार बनाने लगा। वहाँ पे 1 महीना रहा, फिर बोला कहा कि फिर चलो अब दिल्ली, यहाँ मन नहीं लग रहा तो हम लोग चलेंगे कहाँ, दिल्ली चलेंगे। अब फिर लोग पगला गया। अब देखियो फिर यहाँ साफ सफाई करके घर द्वार बना लिए, जंगल वंगल काट के, और फिर कह रहा है दिल्ली चलो।
अब फिर वहां से दिल्ली आते आते कितना लोग बचा, लगभग 1-1.5 लाख लोग, मतलब फिर 1.5 लाख लोग इसमें गायब हो गया, मर गया। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, रक्त पिपासु, रक्त पीने वाला, पागल सुल्तान इसको कहा जाता है। ठीक है। इसके समय में एक मोरक्को का यात्री आया था, बहुत बार क्वेश्चन पूछा। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में एक मोरक्को का यात्री आया था जिसका नाम क्या था, इब्न बतूता। उसका नाम क्या था, इब्न बतूता। कहाँ का निवासी था इब्न बतूता, मोरक्को का। पहले क्या होता था कि लोग एक देश से दूसरे जगह घूमने जाते थे। ठीक है। तो मोरक्को का यात्री इसके समय इसके साधन काल में गलती से पहुंच गया। इब्न बतूता वो भी पढ़ा लिखा आदमी था, दोनों पढ़ा लिखा मिल गया एक साथ। कहाँ का यात्री था, मोरक्को, याद रखना है जगह, मोरक्को। मोरक्को का कौन था, इब्न बतूता। इब्न बतूता, इब्न बतूता। इसको दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। काजी मतलब क्या होता है, न्यायाधीश। काजी नियुक्त कर दिया। काजी मतलब क्या होता है, न्यायाधीश। इसको क्या कर दिया, दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक इसको दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। बाद में इसको एम्बेसडर बना दिया। एम्बेसडर मतलब राजदूत बना दिया। कहाँ का, चाइना का। चाइना का राजदूत बना दिया। आज भी हर देश का राजदूत हर देश में रहता है, तो ऐसे ही इसको चाइना का राजदूत बना दिया। अभी चला गया चाइना, मोरक्को यात्री इब्न बतूता। अच्छा, इसकी एक किताब है, बहुत फेमस किताब है, रेहला। लाखों बार एग्जाम में पूछा है कि यात्री कौन सा आया था एमबीटी के काल में, इब्न बतूता। कहाँ का निवासी था, मोरक्को का निवासी था। इसकी किताब कौन सी है, रेहला। ये अपने किताबों में सब इसका काम कर्म कांड लिखा है रेहला में। ये जब चाइना गया तो देखा चाइना में सांकेतिक मुद्रा यानी करेंसी सिस्टम लगा हुआ है। सांकेतिक मुद्रा यानी करेंसी सिस्टम। करेंसी सिस्टम आज हमारे देश में कौन सा सिस्टम चल रहा है, करेंसी सिस्टम चल रहा है। ठीक है। करेंसी सिस्टम होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि पहले ये सोना का रुपया होता था, चांदी का रुपया होता था, तांबा का रुपया होता था, तो उसका दाम के अनुसार उसका वैल्यू होता था। जैसे इसमें 1 रुपया का तांबा लगा तो इसका वैल्यू 1 रुपया करीब होगा। इसमें 20 रुपया का चाहे 20 रुपया का इसका वैल्यू है। इसमें 5,000 का सोना लगा तो इसका वैल्यू कितना होगा, 5,000 के करीब होगा। अब सांकेतिक मुद्रा का मतलब क्या होगा कि पेपर का टुकड़ा, इसका वैल्यू है 5 पैसा, लेकिन इसका इस पर जितना इसमें 5,000 लिखे हैं या 2,000 लिखे हैं, इसका वैल्यू कितना रहेगा, 2,000। खर्चा कितना या 5 पैसा, लेकिन इसका वैल्यू कितना है, 2,000। तो ये चीज चाइना में थी, चाइना पहले से डेवलप था। ये आके बताया इसको कि हुजूर करेंसी सिस्टम में चलवा दीजिए। चाइना में करेंसी सिस्टम चल रहा है, तो करेंसी सिस्टम चलवा दिया। अब करेंसी सिस्टम चलवाया तो बोला कि वाह, हम लोग के पास तो पहले से बहुत क्या है, पैसा बचा हुआ, हम लोग करेंसी सिस्टम चलवा दिए। तो इस सेना को कहा कि 1 साल का पहले ही वेतन दे दिया, सोना चांदी दे दिया। कोई बड़ा बहुत बड़ा लड़ाई में वो लड़ेंगे, तुम लोग 1 साल पहले ही सोना चांदी दे दिया। अब इसके शासनकाल में सोना चांदी की कमी हो गई। सांकेतिक मुद्रा भी फेल हो गया बाद में। अभी खत्म हो गया इसका कहानी, मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक है। सांकेतिक मुद्रा किसने चलाया था, राजधानी इसने कहाँ बनाया था, देवगिरी। ठीक है। सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान कौन है, ठीक। इसका दूसरा नाम क्या है, तुगलकाबाद शहर का स्थापना किसने किया था, गयासुद्दीन तुगलक का दूसरा नाम, गाजी मलिक। इसने द्वाब में वृद्धि कर दी। द्वाब क्या होता है, जैसे कि ये एक नदी है और ये एक नदी है, 2 नदी जा रही है, तो बीच में जो खाली जगह है, जो भूमि है, इसको क्या बोलेंगे, द्वाब बोलेंगे। 2 तरफ जो क्या है, आब है, यानी 2 तरफ क्या है, नदी है। इसने द्वाब में वृद्धि कर दी। क्यों कर दी, नदी के बीच में इसको सिंचाई का ज़्यादा जरूरत नहीं है, नदी का पानी रिस के खेत में जाएगा, तो यहाँ पे फसल क्या होगी, अधिक होगी। तो द्वाब में वृद्धि कर दी। टैक्स में इसने क्या कर दिया, वृद्धि कर दिया। ठीक है। इब्न बतूता कब आया था, 1333 ईस्वी में आया। इब्न बतूता कब आया था, 1333 ईस्वी में आया था। अब इसी के समय में 1336 ईस्वी और 1347 ईस्वी,
दो काल बहुत इंपॉर्टेंट है, 1336 और 1347 ईस्वी। 1336 और 1347 ईस्वी क्यों इंपॉर्टेंट है 1336 और 1347 ईस्वी? क्योंकि इस समय हरिहर और बुक्का, हरिहर बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक्का 1336 में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी। किसका? विजयनगर साम्राज्य। इसको संगम वंश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संगम वंश भी कहते हैं। सल्तनत काल में हरिहर और बुक्का, बहुत क्वेश्चन पूछता है किसके काल में? सल्तनत काल में। और राजा का नाम को दिया था मोहम्मद बिन तुगलक। 1336 ईस्वी में क्या करता है हरिहर और बुक्का? दिल्ली सल्तनत से अपना रिश्ता नाता तोड़ता है और 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर देता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना एक और नाम से जाता है, संगम वंश के नाम से इसको जाना जाता है। क्यों जाना जाता है संगम वंश के नाम से? क्योंकि संगम उसके पिता का नाम था। हरिहर और बुक्का का दो भाई हैं, हरिहर और बुक्का, ये दो भाई हैं। इसके पिता का नाम क्या था? संगम था। तो विजयनगर साम्राज्य ना देके संगम वंश भी पूछ दे कि संगम वंश का स्थापना किसने किया था? तो हरिहर एंड बुक्का ने किया था। फ्रेश वीडियो आ रहा है? ठीक है। कब किया था? 1336 ईस्वी में। अब 1347 में हसन गंगू, हसन गंगू बहमनी साम्राज्य का स्थापना कर दिया। कौन सा साम्राज्य? बहमनी साम्राज्य। हसन गंगू का एक और नाम था अलाउद्दीन बहमन शाह। अलाउद्दीन बहमन शाह। ब से बहमनी साम्राज्य। ठीक है। ये भी दोनों क्या किया कि दिल्ली सल्तनत से अपना नाता रिश्ता तोड़ा और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह यानी हसन गंगू इसका स्थापना कर देता है? बहमनी साम्राज्य का स्थापना कर देगा। और हरिहर बुक्का 1336 ईस्वी में किसका स्थापना कर देगा? विजयनगर साम्राज्य या संगम वंश का। हरिहर बुक्का दोनों भाई थे। अपने पिता के नाम पर पूछ देगा कि संगम वंश का स्थापना किसके नाम पे हुआ था? तो अपने पिता के नाम पे हुआ था। हसन गंगू ने किसकी स्थापना की? बहमनी साम्राज्य की। किसके काल में की? मोहम्मद बिन तुगलक काल में। कब किया? 1347 ईस्वी। और इसका एक और नाम था कौन सा? अलाउद्दीन बहमन शाह। ठीक है। अब मोहम्मद बिन तुगलक की ठट्टा नामक स्थान पे, यह स्थान थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछ सकता है। ठट्टा नामक स्थान पे इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कैसे मृत्यु हो जाती है? ये अभियान के दौरान आके ठट्टा नामक स्थान पे ये रुका रहता है। तब तक कुछ विरोधियों ने इसकी क्या कर देती है? हत्या कर दी। इसकी विरोधियों ने क्या कर दी? हत्या कर दी। अब इसके बाद इसका भाई आएगा कौन सा? फिरोज शाह तुगलक। देखो वीडियो कितना मिनट का हो गया? 32। ठीक है। इसके बाद इसका भाई कौन आएगा? फिरोज शाह तुगलक। इसका भाई कौन आएगा? फिरोज शाह तुगलक। इसका भाई कौन आएगा? फिरोज शाह तुगलक आएगा। फिरोज शाह तुगलक क्या करेगा? ये भी नहरों पे बहुत ज़्यादा फोकस करेगा। सबसे अधिक नहरों का निर्माण कराएगा। पहली बार नहरों का निर्माण इसके बाबा कराए थे, गयासुद्दीन तुगलक। सबसे अधिक नहरों का निर्माण कराएगा कौन कराएगा? फिरोज शाह तुगलक। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि सबसे सल्तनत काल में सबसे अधिक दास किसके पास थे? तो किसके पास थे? फिरोज शाह तुगलक। कितना? 1,80,000 का इधर सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 1,80,000 दास था इसके पास। फिर किसके पास? फिरोज शाह तुगलक के पास। सल्तनत काल में सबसे अधिक दास किसके पास से थे? फिरोज शाह तुगलक के पास थे। सल्तनत काल में सबसे अधिक दास किसके पास थे? फिरोज शाह। सबसे यानी सबसे अधिक दास मतलब क्या होगा? सबसे अधिक गुलाम। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक क्या करता है कि टोपरा तथा मेरठ से अशोक स्तंभ को लाता है। अशोक स्तंभ को लाके और दिल्ली के किले में क्या करता है? लगवा देता है अशोक स्तंभ टोपरा और मेरठ से लाता है। एक अशोक स्तंभ अकबर भी लाएगा, जब मुगल काल पढ़ेंगे उसमें वो देखेंगे। तो टोपरा और मेरठ से ये फिरोज शाह तुगलक बहुत सावधानी से, उसमें खरोच नहीं है, उसमें जो भी बड़ा जो लिखा गया था उसमें पाली पाखित भाषा में ब्राई लिपि में टूटना नहीं चाहिए कि बाद में भविष्य इसको पढ़ा जा सके। फिरोज शाह तुगलक लाके कहाँ लगा देगा? दिल्ली में रखवा देगा। टोपरा और मेरठ से लाता है, दिल्ली में रखवा देता है। कौन रखवाता है? फिरोज शाह तुगलक। बहुत बीबीआई पूछता है टोपरा और दिल्ली से किसने अशोक स्तंभ को लाके दिल्ली में लगवाया था?
कहाँ से लाया था फिरोज शाह तुगलक? टुकराव। ठीक है। अब क्या हुआ कि 712 ईस्वी जो हम लोग पढ़े थे, 712 ईस्वी मोहम्मद बिन कासिम जब अटैक करता है तो एक जजिया कर लगाता है। तो जजिया कर यहाँ के लोकल निवासी पर लगाता है, या तो आप जजिया टैक्स दीजिए नहीं तो इस्लाम को कबूल कीजिए। तो जो लोग जजिया टैक्स दिए वो हिंदू रहे, और जो इस्लाम कबूल किया, हिंदू तो उस समय धर्म था ही नहीं, ठीक है, तो वो क्या किए, इस्लाम कबूल कर लिए। ठीक है, हिंदू धर्म 18वीं सदी के बाद आया। ठीक है, हिंदू धर्म पहली बार हिंदू नाम का उल्लेख अल-बरूनी की किताब जो कल हम लोग पढ़े थे, किताबुल हिंद में पहली बार उसमें हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, हिंदू शब्द मतलब जिसको हीन भावना से देखा जाए, जो हार गया हो। तो अल-बरूनी किसके साथ आया था? गजनवी के साथ आया था, मोहम्मद गजनवी के साथ आया था अल-बरूनी। फिरदौसी क्वेश्चन पूछेंगे फादर में। ठीक है, तो उसमें पहली बार हिंदू शब्द का उल्लेख करता है, क्योंकि हम लोग हारे हुए थे तो यहाँ के लोगों को हिंदू से जिक्र करता है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे जो जजिया कर लगाया, उस समय ब्राह्मण जो था वो बोला कि हम क्या है, यहाँ के मूल निवासी नहीं है, हम यहाँ के नहीं है, तो हम टैक्स क्यों दें? तो ब्राह्मण पे जजिया टैक्स नहीं लगा। ठीक है, बोला कि हम यहाँ का है ही नहीं, हम इससे अलग है, हम तो अपने बाहर देश से आए हैं, तो हम तो आक्रांता हुए ना, हम आक्रमण करने आए, हम टैक्स नहीं देंगे। बोला ठीक है, आप भी हमारे तरह आक्रमण करता है तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन पहली बार फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पे भी जजिया टैक्स लगा दिया। ब्राह्मणों पे भी क्या कर दिया? जजिया टैक्स लगा दिया। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया टैक्स किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने। पहली बार ब्राह्मणों पे जजिया टैक्स किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। ठीक है, ब्राह्मणों पे जजिया टैक्स किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। ठीक है, इसने सिंचाई कर लगाया। दासों के देखभाल के लिए दीवाने बंदगान की स्थापना की। ठीक है, एक विभाग था दीवाने बंदगान। दीवाने बंदगान किसके लिए था? जो दास थे, दास मतलब कौन थे? जो गुलाम थे, दासों के देखभाल के लिए। बहुत बार पूछा है कि दीवाने बंदगान किसने स्थापना की? फिरोज शाह तुगलक। और किसने स्थापना की? दासों के देखभाल के लिए। सब अपने कॉपी में लिख लेना है वीडियो देख के। ठीक है, दासों के देखभाल के लिए दीवाने बंदगान की इसने स्थापना की। ठीक है, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक जौनपुर नगर का भी स्थापना करता है। किसका स्थापना करेगा? जौनपुर नगर। किसके याद में करेगा जौनपुर नगर की स्थापना? इसका एक इसके ऊपर का राजा कौन था? जूना खां था। नहीं याद आ रहा है? जूना खां, मोहम्मद बिन तुगलक का दूसरा नाम जूना खां, उलुग खां। तो उसी के याद में किसका स्थापना करेगा? जौनपुर शहर को। जौनपुर को भारत का सिराज कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का सिराज। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे सब चीज में बहुत ज्यादा विकास हुआ है जौनपुर में। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ दे कि भारत का सिराज किसे कहा जाता है? जौनपुर को। भारत का सिराज किससे कहा जाता है? जौनपुर को। जौनपुर का दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पे, यूपी में ही है जौनपुर। कहाँ? यूपी में ही। इसको भारत का क्या कहा जाता है? भारत का सिराज। इसकी स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक। किसके याद में की थी? हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक यानी जूना खां के याद में जौनपुर शहर की स्थापना कौन करता है? फिरोज शाह तुगलक करता है। ठीक है, जूना खां के याद में फिरोज शाह तुगलक जौनपुर शहर की क्या करेगा? स्थापना करेगा। ठीक है, दीवाने इस्तेहाक है। जैसे दीवाने बंदगान है दासों के देखभाल के लिए, वैसे दीवाने इस्तेहाक है। इस्तेहाक मतलब क्या होता है? पेंशन। इस्तेहाक मतलब क्या होता है? पेंशन। उसको अपने बोल रहे हैं, इसको लिखेंगे नहीं, सुनकर लिख लेना है कॉपी में। दीवाने इस्तेहाक की भी इसने स्थापना की। एक विभाग था, ये पेंशन विभाग था। ठीक है, दीवाने खैराज की भी स्थापना की। खैराज हम लोग नहीं बोलते हैं कि खैरात में मिला है क्या तुमको? खैरात क्या होता है? कि जैसे असहाय लोगों को फ्री में कोई चीज दे दिया जाता है। ठीक है, असहाय लोगों को फ्री में जो दे दिया जाता है उसको क्या खैरात बोलते हैं। तो खैरात वही है। दीवाने खैराज की स्थापना की, जिसमें असहाय लोगों को फ्री में जमीन पैसा वैसा देता था। ठीक है, यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे खत्म हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? तुगलक वंश खत्म हो गया। इसके बाद देखो टाइम देखो कितना हो गया, बोलिए कितना मिनट का वीडियो हो गया? 39। बहुत। इसके बाद कौन सा वंश था? सैयद वंश। सैयद वंश के संस्थापक कौन था? कल बताए थे। कौन था?
सैयद वंश। संस्थापक कौन था? खिज्र खां था। खिज्र खां संस्थापक कौन था इसका? खिज्र खां था। और खिज्र खां इसको रैयत आला की उपाधि दिया गया। रैयत आला, रैयत आला की उपाधि दिया गया, बहुत से इंपॉर्टेंट है। इसका संस्थापक कौन था? खिज्र खां था, सैयद वंश का। और इसको किसकी उपाधि दी गई? रैयत आला की उपाधि दी गई। किसकी उपाधि दी गई? ठीक है। अच्छा, कुछ इसका टाइम पीरियड देख लेते हैं। 1206 से 1290 तक, 1290 तक गुलाम वंश। 1290 से 1320 तक खिलजी वंश। 1320 से कब तक? 1414 तक कौन सा वंश आ जाएगा? तुगलक वंश। 1414 से 1451 तक कौन आ जाएगा? सैयद वंश। 1451 से 1526 तक लोधी वंश। 1526 में पानीपत का युद्ध होगा, इब्राहिम लोधी की मृत्यु हो जाएगी। ये डेट है। 1206 से 1290 गुलाम वंश। 1290 से 1320 खिलजी वंश। 1320 से कितना है? 1414। 1414 से 1451 सैयद वंश। सैयद 1451 से 1526 लोधी वंश। ठीक है। तो यहीं पे सैयद वंश में इतने इंपॉर्टेंट है कि इसका संस्थापक कौन था? खिज्र खां था। और इसको रैयत आला की उपाधि दी गई। बात खत्म। ठीक है। इसमें क्वेश्चन इसको पूछेगा तो संस्थापक पूछेगा। इसको उपाधि किस चीज का दिया गया था? खिज्र खां को रैयत आला की उपाधि दिया गया था। इसके बाद कौन आता है? लोधी वंश। इसके बाद कौन आ जाएगा? लोधी वंश। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। लोधी वंश, इसका संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। इसका संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। इसने एक बहलोली सिक्का भी चलाया था। बहलोल लोधी है तो कौन सा सिक्का चलाएगा? बहलोली सिक्का। ठीक है। इसने क्या चलाया था? बहलोली सिक्का चलाया था। ठीक है। इसने क्या चलाया था? बहलोली सिक्का। इसमें 3 शासक हम लोग बताया था कल, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। ठीक है। इसने बहलोली सिक्का चलाया था। ठीक है। इससे ज़्यादा इसके इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है बहलोल लोधी के बारे में। इसका शासक कौन आएगा? सिकंदर लोधी। सिकंदर शासक कौन आएगा? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी के बाद में क्या है? सिकंदर लोधी 1504 ईस्वी में 1504 ईस्वी में आगरा का स्थापना किया। बहुत BBI है। आगरा, आगरा शहर का, आगरा कहाँ है? जहाँ पे आज ताजमहल है। कब स्थापना किया? 1504 ईस्वी में। सिकंदर लोधी 1504 ईस्वी में किसका स्थापना करता है? आगरा शहर की स्थापना करता है। इसने भूमि माप के लिए, पहले क्या होता था कि भूमि माप का कोई पैमाना नहीं था। इसने भूमि माप के लिए गज ए सिकंदरी, गज सिकंदरी एक पैमाना रखा। इसका नाम रखा। इसमें कुछ पैमाना थे कि इतना, आज होता है ना कि इतना एथी का 1 कट्ठा कहते हैं, जैसे 60 सेकंड को 1 मिनट कहते हैं। ये क्या है? पैमाना है 60 सेकंड की। 60 सेकंड को 1 मिनट कहते हैं। तो वैसे एक नाम रखा गज सिकंदरी। इसका कुछ पैमाना था। किसके लिए था? भूमि माप के लिए था। मुझे भूमि माप के लिए कौन सा पैमाना स्थापित किया? गज सिकंदर लोधी, गज सिकंदरी। एक सिकंदरी गज भी है। गज सिकंदरी और सिकंदरी गज दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। जो सिकंदरी गज है वो शेरशाह सूरी ने लगाया था, वो भी भूमि माप के लिए ही था। गज सिकंदरी। ठीक है। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी क्या करता है? आगरा शहर की स्थापना करेगा और गज सिकंदरी भूमि माप के लिए पैमाना का नाम रखेगा। एक कविताएं लिखता था सिकंदर लोधी। कविताएं लिखा था किस नाम से? गुलरुखी नाम से। गुलरुखी नाम से। बहुत BBI क्वेश्चन है, पूछता है कि दिल्ली सल्तनत काल में किसने गुलरुखी नाम से कविताएं, शीर्षक से कविताएं लिखता था? सिकंदर लोधी। गुलरुखी नाम से कविताएं कौन लिखता था? सिकंदर लोधी। ठीक है। ये मुसलमानों पे बहुत सारा ये मतलब अलग अलग चीज किया। जैसे कि क्या किया? तजिया निकालने पे, मुसलमान जो तजिया निकालते हैं उसमें तजिया निकालने पे क्या कर दिया? रोक लगा दिया। और औरतों को संत और कबीरों के जो उनका मठ होता था वहाँ पे, पीरों के मठ पे जाने से रोक लगा दिया कि औरत वहाँ पे नहीं जाएगी। ठीक है। सिकंदर लोधी पहला सुल्तान था जो हिंदुओं का जो त्यौहार होता था होली, उसमें भाग लेता था।
सिकंदर लोदी पहला मुस्लिम शासक था या पहला सुल्तान था जो हिंदू का जो त्यौहार क्या होता था, होली होता था, उसमें क्या करता था, भाग लेता था। तो पहली बात, ये 1540 में किसकी स्थापना करता है, आगरा शहर की स्थापना करेगा। और ये क्वेश्चन पूछता है कि मुहर्रम पर ताजिया निकलना, महिलाओं को पीरों के मजीरों पर जाने, जुलूस निकालने पर प्रतिबंध किस शासक ने लगाया था, सिकंदर लोदी ने लगाया था। किसने लगाया था, सिकंदर लोदी ने। ये गजे सिकंदरी भूमिहार के लिए किसने लगाया, ये कविताएं, गुलरुखी नाम से कविताएं कौन लिखता था, सिकंदर लोदी लिखता था। गुलरुखी नाम से कविताएं कौन लिखता था, सिकंदर लोदी लिखता था। ठीक है, इसके बाद कौन आएगा, इब्राहिम लोदी। कौन आएगा, इब्राहिम लोदी आएगा। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था, अंतिम सुल्तान था। इसकी मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद मुगलिया काल का प्रारंभ होगा। ठीक है, अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोदी। अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी कौन था, अंतिम शासक था। ठीक है, इब्राहिम लोदी कौन था, लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। ठीक है, इब्राहिम लोदी 1526 का पानीपत का पहला युद्ध, प्रथम फर्स्ट युद्ध इसके बीच होगा, इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर, इसके बीच होगा, बाबर का होगा। और बाबर की जीत हो जाती है और सल्तनत काल का पहला सुल्तान था जो युद्ध स्थल पर मारा गया। कौन था, इब्राहिम लोदी। इसको बाबर कहाँ मार देता है, युद्ध स्थल पर इसको खत्म कर देता है। पहले क्या था कि प्राण छोड़ दिया जाता था। ठीक है, युद्ध स्थल पर नहीं मारा जाता था, लेकिन सल्तनत काल का पहला शासक इब्राहिम लोदी, जिसको युद्ध स्थल में क्या कर दिया गया, मार दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का कहानी खत्म। अब कल दिल्ली सल्तनत के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, इसका व्यवस्था के बारे में, मुगलिया काल स्टार्ट करेंगे। देखो वीडियो बंद करो, कितना मिनट का हो गया वीडियो।